हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही है 10 इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, उसकी आज ये अगली क्लास है। इसमें हम लोग 10 इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स से, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मिताली राज पर। मिताली राज आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, काफी इंपोर्टेंट है। और इनके बारे में 2-4 पॉइंट आप लोग याद रखना। 7000 रन बनाने वाली पहली महिला है। 7000 रन बनाने वाली पहली महिला है। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने जो है मतलब डबल सेंचुरी मारी। इतना याद रखोगे, डबल सेंचुरी इन्होंने लगाई थी, ये आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, 7 लगातार हाफ सेंचुरी मारने वाली महिला कौन है? तो याद रखोगे मिताली राज। ये आपको ध्यान रखना मिताली राज के बारे में। इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तान थी, ये अभी रिटायर हो चुकी है, लेकिन 2-4 बात याद रख लो। एक तो भैया क्या याद रखना, 7000 रन बनाने वाली पहली महिला। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने दोहरा शतक मारा और 7 लगातार अर्धशतक मारने वाली पहली महिला है। दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, जिसमें आपको याद रखना गुस्तावो पेट्रो। काफी इंपोर्टेंट है गुस्तावो पेट्रो, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक आपका गुस्तावो पेट्रो। आपको ये पता होना चाहिए, गुस्तावो पेट्रो जो है कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। गुस्तावो पेट्रो। चलो ये तो नॉर्मल है, अभी हाल फिलहाल में कौन प्रेसिडेंट बने? गुस्तावो पेट्रो। अब इतना याद रखोगे बच्चों कि हमारे जो पीछे के, हम लोग जब भी ऐसे कोई लीडर आएगा, हम पीछे के 4 से 5 जरूर याद करेंगे, कोई भी लीडर जो चर्चा में है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें ओलाफ स्कोल्ज कहां के चांसलर हैं? जर्मनी। काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी में पीएम नहीं होता, वहां पे चांसलर होते हैं। अगला नेफ्ताली बेनेट, काफी इंपोर्टेंट है। ये नेफ्ताली बेनेट कहां के मोस्ट इंपोर्टेंट है? नए पीएम बने हैं इजराइल। ये इजराइल के नए पीएम बने हैं, याद रखोगे। उसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है जस्टिन ट्रूडो, आप लोग ध्यान रखोगे। ये जो है कनाडा के पीएम है, क्योंकि इन्होंने जो है न्यूज में इसलिए रहे ये, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कनाडा में क्या हुआ था कि ये डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने कि कोई भी ट्रक ड्राइवर बिना कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन वहां के ट्रक ड्राइवर्स ने क्या कर दिया, वो विद्रोह कर दिया, तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इसलिए न्यूज में थे। अगले इंपोर्टेंट है, आपके याद रखना सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली पीएम बनी है। तंजानिया की पहली महिला पीएम, काफी इंपोर्टेंट, पहली महिला पीएम। और डेम सेंड्रा मैसोन याद रखोगे, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये बारबाडोस की पहली निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस पहली है, क्योंकि बारबाडोस जो एक कैरिबियन कंट्री है, वहां पे अब तक जो है यूके का कब्जा था, तो पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनी है। तो जैसे ही गुस्तावो पेट्रो आया हमारी न्यूज में, हमने 5 जो है लीडर्स पुराने रिकॉल कर लिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरा टॉपिक आपका 14th समिट ऑफ ब्रिक्स, काफी इंपोर्टेंट है। 14th समिट ऑफ ब्रिक्स, ये आप लोग याद रखोगे। 14th समिट ऑफ ब्रिक्स, आपको पता है ब्रिक्स में कितने देश है? 5 है ना। आप लोग जानते हैं ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बहुत इंपोर्टेंट है साउथ अफ्रीका। आप लोग याद रखोगे, ये ब्रिक्स जो है, ये आपको याद रखना कि जब ये बना था तो 2006 में बना था। 2006 में 61th समिट थी यूएनजीए की। यूएनजीए तो जानते हो ना, संयुक्त राष्ट्र का 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आपका एक है ट्रस्टीशिप, एक है आपका सचिवालय। तो ये सब जो है मतलब सेक्रेटरीट, यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र का अंग है। उसकी 61th समिट में 2006 में बना था ब्रिक, याद रखोगे। और ब्रिक का पहला समिट हुआ 2009 में, कहां हुआ? रशिया में, ठीक है ना। याद रखोगे, पहले ब्रिक था ये, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में आपको इतना याद रखना है कि इस ब्रिक में जुड़ गया कौन? साउथ अफ्रीका। कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। और ये क्या बन गया? ब्रिक्स। बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है, हाल ही में इसका जो 13वां समिट हुआ है 2021 में, वो तो हुआ है भारत में, ठीक है ना। और इसका जो 14वां समिट हुआ है 2022 में,
क्योंकि ये समिट क्या चलते हैं, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। अगर पहला भारत में हो, अगला चाइना में होगा, अगला साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील में, फिर रशिया में, ऐसा सीरीज चलती है पूरी। तो 14वां 2000 चाइना में होना था, लेकिन चाइना ने आयोजित तो करा है, लेकिन हुआ है कैसा, वर्चुअली। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन हुआ है। तो ब्रिक्स के बारे में याद रखोगे। तो आपका तीसरा टॉपिक ब्रिक्स के बारे में हो गया। एक चीज बता दूं आपको कि ब्रिक्स में जब शामिल हुए, चलो हम चौथा टॉपिक इसी को रख लेते हैं। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं। तो याद रखोगे, नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी आपको तो भारत के। अगले जायर बोल्सोनारो कहां के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील, ठीक है ना। और आपको पता है जायर बोल्सोनारो 2020 में, है ना, भारत के 26 जनवरी पर अतिथि थे। 2021 में कोई नहीं आया, 2021 में कोई नहीं आया, 2022 में कोई नहीं आया, कोई अतिथि नहीं था भारत में गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के। लेकिन जायर बोल्सोनारो ब्राजील के थे राष्ट्रपति, मतलब हैं, और ये 2020 में 26 जनवरी को ये हमारे मुख्य अतिथि थे। उसके अलावा सिरिल रामाफोसा आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। इतना याद रखोगे। 2019 में ये 26 जनवरी पे हमारे अतिथि थे। उसके अलावा तो ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, जो 14वां समिट हुआ है, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, क्योंकि वो आपको पता ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, और रशिया। तो नरेंद्र मोदी हो गए, जायर बोल्सोनारो ब्राजील के, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, और भैया आप लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के हो गए, है ना, इनके बारे में क्या बताऊं। और भैया शिनपिंग ये कहां के हो गए, चाइना। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको चौथे टॉपिक में यही लीडर्स मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से लीडर्स आपको याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखोगे। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, जिसमें हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर पर, प्रधानमंत्री है जी जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ध्यान रखोगे। तो ये जो योजना है, ये 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसी के साथ एक और याद रख लेना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। ये जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सुरक्षा बीमा योजना, क्लियर है। यहां पर जो है अभी तक, मतलब ये 18 से 50 साल का आदमी इस बीमे को ले सकता है। यहां पर 18 से 70 साल का आदमी इस बीमे को ले सकता है, ठीक है ना। ये सब एक्सीडेंटल बीमे है। यहां पर जो है आपको वार्षिक किस्त देनी पड़ती थी पहले 330 रुपए, यहां पर देनी पड़ती थी 12 रुपए। इसमें क्या कर दिया, इसे बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया, यहां पर बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया है, ठीक है ना। अगर यहां पर आदमी मर जाता है तो मिलेंगे 2 लाख रुपए, ठीक है ना। यहां पर आदमी अगर आंशिक अपंग होता है, आंशिक अपंग होता है, तो आपको मिलेंगे भैया 1 लाख, ठीक है ना। और पूर्ण होता है या मृत्यु होती है तो आपको मिलेंगे 2 लाख। मतलब अगर आप आंशिक अपंग होते तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, पूर्ण अपंग या मृत्यु होती है तो यहां पर मिलेंगे 2 लाख। तो ये तो जीवन बीमा है, और ये जो है एक्सीडेंटल बीमा है। काफी बड़ा, दोनों जो है 9 मई 2015 को आई थी न्यूज में, इसलिए यहाँ पर प्रीमियम था पहले 330 रुपए साल में जमा करने पड़ते, 436 कर दिया। यहाँ पर 12 रुपए जमा करने पड़ते थे, अब 20 कर दिया। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है, तुम लोग जानते हैं, छठे टॉपिक की बात करते हैं। छठा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है उन्मेष, ठीक है ना। उन्मेष काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे। अभी जो है साहित्यिक महोत्सव हुआ है ना। साहित्यिक महोत्सव हुआ है। साहित्यिक महोत्सव कहां हुआ है, शिमला। और शिमला में हुआ है, मतलब लिटरेचर को लेकर जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। उसको क्या नाम दिया, उन्मेष। कहां हुआ है, शिमला। इतना याद रखने वाले हो कि साहित्यिक महोत्सव हाल ही में कहां पर हुआ है, तो इतना ही ध्यान दोगे, कहां पर हुआ है, शिमला में। काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए इसमें भाग लिया था किसने, गीतांजलि श्री ने। गीतांजलि श्री, और आप लोग जानते हैं गीतांजलि श्री,
इन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड साहित्य में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड कब मिला है? 2022 का मिला है जी, क्योंकि इन्होंने लिखी थी क्या? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड काफी इंपोर्टेंट है। और आपको पता है इनके साथ किसको मिला है ना? डेजी रोकवेल। डेजी रोकवेल, क्योंकि ये जो अवार्ड मिलता है, मतलब जो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड है, ये उस नोवेल को मिलता है जो पब्लिश हुआ हो इंग्लिश में यूके में, लेकिन ये तो हिंदी में था, गीतांजलि श्री ने लिखा। तो टॉम्ब ऑफ सैंड को जो इंग्लिश में कन्वर्जन करा था वो डेजी रोकवेल को ने करा था। दैट्स व्हाई दोनों को मिला है, गीतांजलि श्री और डेजी रोकवेल को। तो आशा करता हूं उनमें क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 7वां टॉपिक है I2U2, काफी इंपोर्टेंट है। एक आई से इंडिया है जी, आप लोग याद रखोगे। एक आई से इजराइल, ठीक है जी, इजराइल। एक यू से यूएसए और एक यू से यूएई। तो याद रखोगे इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, 4 देशों ने मिलकर संगठन बनाया है I2U2। I2U2 काफी इंपोर्टेंट संगठन है। और ये संगठन क्यों बनाया गया? सहयोग के लिए, है ना, सहयोग करने के लिए। हम कह सकते हैं भैया आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, आपस में जो है बढ़ावा देने के लिए। आपको ये याद रखना है कि I2U2 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये संगठन क्यों में कौन कौन से देश है? अगला टॉपिक है ऑपरेशन संकल्प, काफी इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक है आपका ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प, आपको पता है जो ऑपरेशन संकल्प है काफी इंपोर्टेंट है। ऑपरेशन संकल्प कब से चल रहा है? क्योंकि आपको पता है जो हमारा व्यापार होता है खाड़ी के देशों में, मतलब जो गल्फ कंट्रीज है, वहां से जो हमारी शिप वगैरह जाती है। तो ये जब सुलेमानी की हत्या हुई थी ईरान में, सुलेमानी को अमेरिका ने असैसिनेशन हुआ था सुलेमानी का, जो आपके ईरान के कुद फोर्स के जनरल थे। उसके बाद जो है हमारी शिप्स को खतरा लगा, तो हमारी नेवी की कुछ शिप्स उतार दी गई, जिससे हमारी जो व्यापारिक शिप्स होती है, मतलब जो ट्रेड के लिए शिप जाती है, उनकी सुरक्षा कर सके। यही था ऑपरेशन संकल्प, अपनी शिप्स की सुरक्षा के लिए, जो हमने खाड़ी के देशों में चलाया था। और याद रखना हाल ही में इसके लिए कौन सी शिप भेजी है? तलवार, INS तलवार। तो ऑपरेशन संकल्प के लिए कौन सी शिप मतलब उतार दी गई है, कौन सी शिप को तैनात किया गया? INS तलवार को। अगला एक ऑपरेशन और याद रखोगे आप लोग, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध काफी इंपोर्टेंट है। ये जो है RPF ने चलाया, रेलवे मंत्रालय ने चलाया है, जिससे जो है टिकट की चोर बाजारी को रोका जा सके, ठीक है ना। तो ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो चलाया RPF या रेलवे मंत्रालय ने, जिससे जो है आपके जो टिकट वगैरह होते हैं उनकी चोर बाजारी को रोका जा सके। और अगला टॉपिक है हाल फिलहाल में कल परसों हुआ लास्ट टॉपिक, आपका बहुत इंपोर्टेंट है 10वां टॉपिक, जिसमें इंपोर्टेंट है योगा डे। आप लोग जानते हैं योगा डे जो है, योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को, बहुत इंपोर्टेंट है। और योगा डे जो मनाया जाता है, ये कब से घोषणा हुई थी? 2014 से घोषणा हुई है ना। 2014 से घोषणा किसने करी थी? UNGA ने। UNGA ने कौन से सत्र में? 69वें सत्र में, 69th सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना, पहली बार, मतलब जो फर्स्ट टाइम मनाया गया 2015 में मनाया गया, याद रखोगे। उसके बाद अब जो 2022 में मनाया गया वो 8वां मनाया गया है। और इसकी जो थीम है वो क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी काफी इंपोर्टेंट है। जो योगा डे मनाया गया, आप लोग जानते हैं इसको आयोजन कौन करता है? आयुष मिनिस्ट्री। आयुष, ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्योपैथी। तो आयुष मंत्रालय आप लोग जानते हैं 2014 में बना था इसी के लिए। तो योगा डे को आयुष मंत्रालय आयोजित करता है। और योगा डे में आयुष जो है, ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्ध, एच का मतलब होम्योपैथी। 2022 में 8वां मनाया गया है। और एक बात और बता दूं तुम्हें, इस योगा डे का स्थल जो रहा है वो रहा है मैसूर। मैसूर रहा है इस योगा डे का स्थल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में जो मोदी जी हैं वो भी मैसूर में ही जाकर इस योगा डे में, इस समारोह में शामिल हुए हैं। तो आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियोस? आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।